नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। हैरानगी होती है, वैसे हैरानगी नहीं भी होती है, क्योंकि हम इनके चरित्र तो सबके जानते ही हैं। अलग-अलग मुद्दों पर ये किस हद तक गिर सकते हैं और देश विरोधी हरकत कर सकते हैं, ये हम अतीत में अनेक बार देख चुके हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनका ना डेमोक्रेसी में कोई विश्वास दिखाई देता है, ना जो जनता आदेश दे रही है अपने जनादेश के द्वारा, अपने मतदान के द्वारा, उसमें कोई इनका भरोसा दिखाई देता है, ना इनका इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ना पार्लियामेंट पर है, ना मीडिया पर है, ना चुनाव आयोग पर है, ना सेना पर है, किसी पर भी तो भरोसा नहीं है। फिर अगर ये लोग बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, वैसा ही कुछ हिंदुस्तान में घटित होते हुए देखने का ख्वाब देख रहे हैं, तो आश्चर्य तो नहीं होता है, पर झटका ज़रूर लगता है। एक तरफ तो ये लोकतंत्र की हत्या का राग अलापते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिटलर से तुलना करने लगते हैं, कई ऐसे उदाहरण देने लगते हैं और दूसरी तरफ ये तीसरी बार जो जनता का आदेश आया है, जो जनादेश आया है, उसकी भी अवहेलना करके ऐसे-ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे-ऐसे मैसेज दे रहे हैं, जिनसे ये पता चलता है कि ये ख्वाब क्या देख रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की एक बेटी का कल ट्वीट आया, वहाँ के एक स्विमिंग पूल का चित्र देते हुए कि क्या लोक कल्याण मार्ग में भी ऐसा कोई स्विमिंग पूल है? ये सब क्या है? आज जरा इस पर बात करेंगे। इनको हम देश का गद्दार क्यों ना कहें, लोकतंत्र विरोधी क्यों ना कहें, और इस मानसिकता के साथ ये क्या हासिल करना चाहते हैं? इनका डेमोक्रेसी में विश्वास है या ये पाकिस्तान के रास्ते पर, जमाते इस्लामी के रास्ते पर, और जो मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज हैं, जहां डेमोक्रेसी दिखाई देती है, वहां ये बगावत कर देते हैं, तख्ता पलट देते हैं, उस रास्ते पर जाना चाहते हैं। और एक और घटना हुई है आज, विनेश फोगाट एक मैच जीती, सेमीफाइनल के दरवाजे पर पहुंची है, और उसके लिए जिस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं, उससे भी ये पता चलता है कि ये किसी खिलाड़ी या किन्हीं खास खिलाड़ियों के लिए किस मानसिकता के साथ आगे जा सकते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। अनुपम जी, सबसे पहले तो मैं दो चित्रों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। एक चित्र ये आया है साहब, ये बंग बंधु के सिर पर चढ़ा हुआ एक अराजक तत्व है जो उनके सिर पर पेशाब कर रहा है। और एक चित्र ये है, ये बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री उनकी ब्रा लेकर के फोटो खिंचवा रहा है। ये कितने पीड़ादायक दृश्य हैं साहब, और ये वायरल किए जा रहे हैं। क्या बताया जाए साहब, मैं तो एनिमल शेल्टर भी चलाता हूँ। मेरे लिए तो ज़्यादा पीड़ादायक वो था जहाँ ये ढाका के जू में घुस के हिरन खरगोश जो मिला सब मार डाला, उन्होंने खा गए। मतलब जानवरों को नहीं छोड़ा, आप इंसानों की बात कर रहे हैं सर। जू में घुस गए, मासूम जानवरों को। आप सोचें इंसानों के साथ क्या ही करेंगे। बड़ी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे
बंग बंदूक के सर पे पेशाब की जा रही है, उनकी मूर्ति तोड़ी जा रही है। सीरिया के अंदाज में लोगों को मार के नंगा उल्टा लटकाया जा रहा है। ओवरब्रिज से आपने देखा, लिंचिंग धुआंधार जारी है। हमको ये भी मालूम है कि बांग्लादेश में जो हिंदूज फंसे हुए हैं उसमें से कम 3/4 दलित हैं। पाकिस्तान में तो 90% है, 95% है, यहाँ 3/4 दलित है। उसके बाद भी आप देखें ना, राहुल गांधी का एक बयान आता है उनके लिए, प्रियंका गांधी का कलेजा रोज फटता है गाजा पट्टी को लेके, जिसपे वो रोज ट्वीट करती हैं। उनका एक बयान नहीं, सोनिया को तो आना भी नहीं था। वो मल्लिकार्जुन खड़गे और जिनके साहबजादे जो सनातन को कोड़ बताते हैं, उनका बयान नहीं। अखिलेश यादव खैर क्या ही बयान देंगे, उन्होंने तो अभी तक मोहित खान को पद से नहीं हटाया। मोहित खान इतने बड़े एक बच्ची के गैंग रेप में फंसे होने और जेल जाने के बावजूद आज भी अयोध्या में भदरसा टाउन एरिया का समाजवादी पार्टी का प्रेसिडेंट है। उनको ना हटाया अखिलेश यादव, ना उन पर जबान खोली, ना लालू यादव, ना तेजस्वी यादव, किसी का एक बयान नहीं सर। आपको ये कहने में भी डर है कि साहब हमको चिंता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आपको लगता है ऐसा ना हो इससे हमारा मुस्लिम वोट नाराज हो जाए? सोच के देखिए सर, ये गुलामी तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे इतना तो जो एक जरखरीद गुलाम होगा वो अपने मालिक से इतना नहीं डरता होगा जितना ही अपने मुस्लिम वोट बैंक से डरते हैं। एक ममता बनर्जी का बयान आया है और 10 साल में पहली बार उन्होंने कहा जो केंद्र सरकार कहेगी करेगी, हम उनके साथ हैं। उसका कारण है, कारण साहब ये है कि उन्हें मालूम है कि अब पश्चिम बंगाल में सिर्फ शरणार्थी नहीं आएंगे, अब वहां जो आतंक का नंगा नाच होगा उन्हें पूरा आइडिया है। और दूसरा, मायावती जो हमेशा जाति और धर्म से उठकर बयान देती रहती है। बाकी आप समझिए रवीश कुमार का बयान आ रहा है ना, देखिए ये साहब ये लूटपाट नहीं हो रही है, ये लोगों को मिले हुए अधिकार और शक्ति का एहसास है। मैं सुनवा देता हूँ, वो दर्शकों को भी सुन ले दर्शक भी। देश के टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि लोग प्रधानमंत्री की आवाज से कुर्सियां, सोफा सेट, अटैची, बैग वगैरह लेकर जा रहे हैं। घर के भीतर घुसे हैं। यह जामदानी साड़ी शेख हसीना की बताई जा रही है। लोगों ने उनकी आवाज से मछलियां, खरगोश और बकरी तक लूट ली हैं। क्या इसे लूट कहा जा सकता है? कई जानकारों का कहना है कि यह लूट नहीं है, बल्कि जनता को आज एहसास हो रहा है कि उसे अधिकार और शक्ति मिली है। यह तस्वीरें हमें प्राप्त हुई हैं। सोशल मीडिया में ऐसी अनेक तस्वीरें वायरल हैं। इस वक्त हालत यह है कि बांग्लादेश पूरी तरह से अनियंत्रित नजर आ रहा है। आप किससे पुष्टि करेंगे, किस बात की पता नहीं। ठीक, अब आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री के अंडरगारमेंट्स लेकर देश के संस्थापक के सर पे पेशाब करना, ये लोगों को मिली हुई शक्ति और अधिकार का एहसास है। देखिए सर, और आपको मैं ताज्जुब नहीं होता कि इनको मतलब लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं और फॉलो करते हैं इन लोगों को? नहीं सर, ताजुब की बात नहीं है। देखें, मैं तमाम मुद्दों पे दिलीप मंडल से असहमत हो जाता हूँ और हमेशा रहा हूँ। उनको मैं कई बार चैलेंज भी करता हूँ डिबेट में, हालांकि बात खड़े होते हैं, कभी हमको इंगेज नहीं करते। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा कि मेरा दावा है कि रवीश कुमार जैसे जितने यूट्यूबर हैं, एक लफ्ज, एक शब्द मुसलमानों के को लेकर कोई ऐसी बात कह के दिखा दें जो उन्होंने कहा सारी इनकी फॉलोइंग बंद हो जाएगी। इनकी 90% फॉलोइंग वहीं से आ रही है। तो इसको याद रखें कि अगर कांग्रेस के वोट वहां से आ रहे हैं, अगर अखिलेश यादव के 90% वोट वहां से आ रहे हैं, तो रवीश कुमार जैसों की 90% फॉलोइंग भी वहीं से आ रही है। ओमकार जी, जी ये कहते हैं ये धंधा है, गंदा है पर धंधा है। तो बात से रवीश कुमार की भी नहीं। अच्छा आप देखें, मैं देख रहा हूँ वाजिद खान है, ये अल जजीरा के पत्रकार हैं, सोचिए आप। और ये ट्वीट क्या कर रहे हैं, इन्हीं इन्हीं फोटोज को दिखा के कह रहे हैं कि सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, सब बुत उठवाए जाएंगे। कि भाई फैज की नज़म जो कि जेएनयू में बहुत पॉपुलर है, ये ट्वीट करते हैं कि इंशाल्लाह बांग्लादेश में शरीयत का कानून होगा।
इस्लाम नाजिल हो गया, इस्लाम आ गया। ये मोदी को धमकी देते हैं, ये मोदी को धमकी देते हैं, मोदी अपनी जान बचाओ। सिर्फ यही नहीं, राना अयूब को देख लें, राना अयूब के फॉलोअर्स ने, आज आप देखा राना अयूब का टाइमलाइन देख रहे थे, ट्वीट किया हो रहे हैं कि साहब 20 करोड़ हम मुसलमान हैं, हमारे साथ 25-30 करोड़ हिंदू आ जाएंगे जो भाजपा से नफरत करते हैं, और हम 50 करोड़ मिलके मोदी और इनके जितने फॉलोअर हैं उनका सफाया कर देंगे। ये बात वही अकबर ओवैसी वाली कर रहे हैं, बस अंग्रेजी में कर रहे हैं। राणा अयूब कौन है? वॉल स्ट्रीट जर्नल, बताए। अब इतने बड़े वॉशिंगटन पोस्ट की आप वो हैं पत्रकार हैं, तो कोई अल जजीरा का पत्रकार है, तो कोई लल्लन टॉप का पत्रकार है। लल्लन टॉप के पत्रकार कह रहे हैं कि ये तो युवा शक्ति है। देखिए क्या लिखा है इन्होंने। अभिनव पांडे आप ही के शहर के हैं। इन्होंने लिखा है कि शेख हसीना भारत की दोस्त रही हैं, मगर क्या इससे सब माफ हो जाता है? बेईमानी से चुनाव जीतना, लोकतंत्र को विपक्ष विहीन कर देना, 200 से ज्यादा छात्रों को गोलियों से भुनवा देना, उन पर गाड़ियां चढ़वा देना, सिर्फ अपनी सनक में। फ्रीडम फाइटर के नाम पर कोटा देकर अपने लोगों को नौकरियां देना, विरोध होने पर प्रदर्शनकारियों को एंटी नेशनल कहना, फिर क्रूरता की हदों को पार कर दमन चक्र चलाना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबको कठपुतली बना देना। मतलब कितना बेहयापूर्ण ये इनका ट्वीट है। और बिना जानकारी के इस रिजर्वेशन कोटे में शेख हसीना का कोई रोल ही नहीं था। शेख ये हसीना ने तो हाई बंद कर दिया रिजर्वेशन ये भाई, उन्होंने ये हाई 2018 कोर्ट, में ही बंद कर दिया था। बिल्कुल 2018 में ही बंद कर दिया था उन्होंने। अजय साहब, सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है, बाकी लोग को देख लें, नेहा सिंह राठौर का ट्वीट देख लें, सब सीधे मोदी को धमकी दे रहे हैं। संजय सिंह को देख लीजिए, आप आम आदमी धमकी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो ऑफिशियल हैंडल्स इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, हर वो शख्स जो बांग्लादेश में, इतनी गंदी गंदी सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर पत्रकारों को सपा समर्थक ऐसी गालियां दे रहे हैं, वो तो दे ही रहे हैं। उनका जो ऑफिशियल हैंडल है मीडिया सेल का, वो गालियां दे रहा है। अब मैं तो वो बोल भी नहीं सकता जो उन्होंने लिखा है। मैं अब मैं थोड़ा निराश हूँ, परेशान हूँ, क्या कहा जाए। वो महबूबा मुफ्ती अय्याशी कर रही सरकारी बंगले में, उनकी लड़की इल्तिजा मुफ्ती मोदी को धमकी दे रही है कि तुम्हारे यहाँ वो ये बात करती है, वो उसकी क्या नाम है, लोक कल्याण मार्ग की, स्विमिंग, स्विमिंग लोक पूल। कल्याण मार्ग पहले रेसकोर्स रोड हुआ करता है, तो वहाँ प्रधानमंत्री का आवास है। सीधे सब मोदी को धमकी दे रहे हैं। हाँ, कि मतलब मेरी तो एकदम समझ के बाहर है। और सवाल है क्या, कितनों पे मुकदमा दिखाएंगे, कितनों को पकड़ेंगे, कितनों को आप गिरफ्तार करेंगे, कितनों को रोकेंगे? एकदम जैसे सब पागल हो चुके हैं। और मैंने मतलब जो जैसे लोग कह रहे हैं ना कि आप मोदी की नफरत में देश से नफरत करने लगे, हिंदुओं से नफरत करने लगे, हर चीज से नफरत करने लगे। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो हो रहा है ये पहली बार नहीं हुआ है साहब। उस इलाके में ये 5वां नरसंहार है। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, 1971 में पाकिस्तान का ऑपरेशन चला। आपको मालूम है पूरा कैसे चला गया? 30 लाख लोगों को मारा गया, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। 1992 में जब बाबरी का ढांचा गिरा तब वहां पे हुआ। 1900 इसमें अभी आज दो, अच्छा देखिए एक बात और सुने, लड़ाई हो रही है वहां पे शेख हसीना की और खालिदा जिया की। ये हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं, मंदिर क्यों जलाए जा रहे हैं भाई? आप मुझे बताएं, आपको प्रॉब्लम है शेख हसीना से, लेकिन जब हिंदू मंदिर जलाने की बात आती है तो आवामी लीग वाले भी पहुंच जाते हैं और बीएनपी वाले भी पहुंच जाते हैं। और इन सब के पीछे कौन है? वही जमात इस्लामी, वही मुस्लिम लीग, वही रजाकार। तो तमाशा बना के रख दिया है, क्या कहा जाए साहब। हाँ, 19 मुझे याद है अभी जो 5वां नरसंहार में बता रहा था, 1963 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी नहीं थे। कश्मीर में जो हजरत बल है, जहां माना जाता है कि मोहम्मद साहब का बाल है, वो बाल चोरी हो गया। नेहरू साहब ने इंक्वायरी कराई और 1 साल बाद 3 कश्मीरी मुसलमानों को पकड़ा कि साहब ये बाल चोरी कर गए थे, बाल वापस रख दिया गया। बांग्लादेश उस समय तक ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, इनको मालूम तक नहीं था कि हजरत बल कहाँ है। बस इन्होंने इसको एक मौका बनाया। और उसके बाद साहब ये देखिए मेरे पास कुछ किताबें, मैं नाम देता हूँ आपको इसमें। आपके पास केपी मुखोपाध्याय साहब किताब, एस के भट्टाचार्य साहब किताब, तथागत रॉय साहब किताब, सची घोष मैडम किताब, ये सब किताबें इनको आप पढ़ें, इन्होंने डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है।
पता चला 20,000 मुसलमान। अच्छा, ये मैं जो आपको जो फिगर दे रहा हूँ, ये फिगर मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेशी माइनॉरिटीज HRCBM की आपको मैं फिगर्स दे रहा हूँ। 1992 की भी फिगर दी है, 1964 में वहां जो, और उसको दंगा कहते हैं। दंगा क्या हुआ भाई, ये नरसंहार है, नरसंहार है। आप देखें जरा से, मतलब मेरे पास आज मैं अपने चैनल उसमें घूमता आईना पे वीडियो कर रहा था, इस पे तो मैंने ये कुछ फिगर्स बनाए थे। वहां एक जगह है खुलना, केवल खुलना में 5,000 मुसलमान हिंदू मार दिए गए, ये हजरत बल के चलते हुए। 2,000 औरतों को किडनैप करके कन्वर्ट किया गया। जिन औरतों की गोद में बच्चा था, वो छीन के वो बच्चे नदी में फेंक दिए गए। जो औरतें प्रेग्नेंट थी, वो पेट काट के बच्चा निकाल दिया गया। औरतों को नंगा करके सड़क पे घूमने के लिए मजबूर किया गया। बच्चों को मार दिया गया। 4,000 हिंदू सिर्फ ढाका में मारा गया। राजशाही में 10,000 हिंदू मारा गया। आप सोचिए, बच्चे औरत मार दिया, आदमी और बच्चे मार रहे हैं, औरतों को ले जा रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, गैंगरेप कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब आप देखें इस बात को कि 1992 में ये जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है वहां पे, वो रिपोर्ट करता है कि 2,400 औरतों का रेप नहीं हुआ, गैंग रेप हुआ। गैंग रेप, ये वही कहानी है जिसको लज्जा में तस्लीमा नसरीन ने लिख दिया था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान मुसलमान कहता है तस्लीमा नसरीन को इंडिया में नहीं रहने देंगे, जिसकी वजह से ओवैसी की पार्टी के लोगों ने उनके ऊपर एयरपोर्ट पे हमला कर दिया। कोई इनसे पूछे कि भाई तस्लीमा नसरीन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वो तो सिर्फ बता रही वहां हिंदुओं के साथ जो बलात्कार गैंग रेप सब हुआ, वो सब बता रही है साहब आपको। तो आप कह रहे नहीं नहीं हम बताने नहीं देंगे। और वो उस समय भी कह रहे थे, आज भी देख लें, ये जुबैर और आरफा और राणा और साइमा जैसे लोग घूम घूम के कह रहे हैं सब फर्जी है, कहीं कुछ नहीं हुआ, हिंदू एकदम सुरक्षित। अरे मतलब साहब, उन्होंने जुबेर का ट्वीट देखा है आपने आज शाम? जुबेर ने, अब देखिए, अब ये कह देखिए, रहे हैं, इसने मैंने इसमें लिखा इसने है साहब, इन्होंने कह रहे हैं कि देखिए बांग्लादेश में मस्जिद में ये आदमी खड़े होके कह रहा है कि हिंदुओं को बचा लीजिए। तो मैंने इससे पूछा कि साहब स्थिति ऐसी आ गई कि एक शरीफ आदमी को चिल्ला के कहना पड़ा कि हिंदुओं को बख्श दो। सोचो क्या हालात हो गए। सोचो, एक मस्जिद दिखा दी, उसके सामने 5-6 आदमी खड़े दिखा दिए। यहाँ हिंदुस्तान में भी कि देखिए वो हिंदू वो मस्जिद, एक मंदिर दिखा दिया, मंदिर के सामने 5 मुसलमान खड़े हो गए, क्या साहब मंदिर बचा रहे हैं? अरे मियाँ, किससे बचा रहे हैं? किससे बचा रहे हैं? हिंदुओं से बचा रहे हैं क्या? किससे बचा रहे हैं? और बाकी जो मंदिरों के जलने के वीडियो आ रहे हैं, लोगों की, औरतों के चिल्लाने की, किडनैप होने के वीडियो, नंगा करके उल्टा लटका देने के, मॉब लिंचिंग के, उन्होंने कहा है, जयशंकर ने कहा है कि हम नजर रखे हैं और हिंदुओं के साथ जो माइनॉरिटीज साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। लेकिन आप क्या ही कर सकते हैं? आप बताइए ना, आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, आप बांग्लादेश पे हमला कर दीजिए। आप क्या कर सकते हैं? अक्सर ये बहुत ऐसा है, मोदी क्या करेंगे, मोदी क्या करेंगे, मोदी क्या करेंगे, मोदी क्या करेंगे? हमला कर दें बांग्लादेश, यही एक चारा बचा है कि बांग्लादेश में हमला कर दें और उसके बाद पॉपुलेशन एक्सचेंज करें, ले आए सर। तो उस हिसाब जो 1947 में नहीं हुआ, अब क्या होगा आप सोचें। लेकिन जितने भयावह वहाँ हालात पैदा हो गए हैं, और अभी देखिए किसको वहाँ पर कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, मोहम्मद यूनुस। कौन है ये? किसके हाथों की कठपुतली है? किसके साथ इसके चित्र दिखाई दे रहे हैं? और इस पर भी आरोप लगे थे कि ये लूटपाट करके, घपला करके लंदन भाग गया था। इसको वहाँ पर जो है जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक आप कार्यकारी प्रधानमंत्री रहिए। ये तो पूरी तरीके से मुझे लगता है कि जमाते इस्लामी, डीप स्टेट और CIA सबका, अमेरिका वगैरह का, इनका सबका चेहरा बेनकाब हो चुका है ऑलरेडी। नहीं, बिल्कुल हो चुका है। और ये मोहम्मद यूनुस के तो सोरस के साथ फोटो आते हैं, जॉर्ज सोरस के साथ। और देखें, एक अमेरिकी विदेश मंत्रालय में एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू दक्षिण एशिया के इंचार्ज हैं। डोनाल्ड लू को माना जाता है कि साहब वो तख्ता पलट करने के उस्ताद हैं। जब इमरान खान जेल गए तो चिल्ला चिल्ला के डोनाल्ड लू का नाम ले रहे थे कि साहब डोनाल्ड लू ने मेरे साथ ऐसा किया है। बहरहाल, डोनाल्ड लू है कौन? वो लगातार भारत का विरोध करते रहते हैं।
मोदी सरकार को गालियां देते रहते हैं, मुसलमानों के मुद्दे पे, माइनॉरिटीज़ के मुद्दे पे, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे मोदी को घेरते रहते हैं। राहुल गांधी को व्हाइट हाउस बुला के मुलाकात करते हैं, राहुल गांधी को बैकिंग देते हैं, बीच चुनाव में चले जाते हैं भारत में, और दिल्ली नहीं आते हैं, सीधे चेन्नई लैंड करते हैं। है कौन डोनाल्ड लू? डोनाल्ड लू जो बाइडेन की सरकार में डिप्टी मिनिस्टर आप समझ लें, और ये मूलतः एक चीनी परिवार से आते हैं। इनके बाप दादे चीन से जाके अमेरिका में बस गए थे। तो साहब इनका अपना एक चाइनीज पूरा व्यू है, और उसके चलते ये हर हालत में मोदी सरकार का विरोध करते रहते हैं। तो साहब ये डोनाल्ड लू अभी चुनाव के दौरान हमारे यहाँ आए थे, और कश्मीर में चेन्नई में आए थे। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी परेशान हो गई थी। डोनाल्ड लू बांग्लादेश में चुनाव के पहले बांग्लादेश जाते हैं, बीएनपी से मिलते हैं, समझ में आता है मुख्य विपक्षी पार्टी, पर डोनाल्ड लू वहां जाके जमात इस्लामी क्या बैठ जाते हैं। ये डोनाल्ड लू, तो एक तो ये आप समझिए किस तरह हो रहा है। दूसरी बात, जमाने से शेख हसीना चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि साहब हमसे वो सेंट मार्टिन आइलैंड मांग रहे थे। सेंट मार्टिन आइलैंड है साहब वो इंडियन ओशन में, बांग्लादेश के पास। कह रहे थे हमसे मांग रहे थे, कह रहे थे हमको वहां पे अमेरिकन एयरफोर्स का अड्डा बना लेने दो, हमने नहीं दिया, इससे नाराज थे। जो क्वाड बनाया है इन्होंने, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, उसका हिस्सा बना रहे थे, हम उसका हिस्सा नहीं बने, उस पर हमको नाराज हैं। फिर एक बात उन्होंने और कही, उन्होंने ईस्ट तिमोर का एग्जाम्पल दिया। ईस्ट तिमोर क्या है? इंडोनेशिया। आपने देखा लंबा सा द्वीप इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया को आप समझ लें कि वहां पे उसका जो एक हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, उसको बहुत 200 साल तक पुर्तगाल ने अपने कब्जे में रखा, पूरा उसको क्रिश्चियन कर दिया। बाद में जब पुर्तगाल वहां से लौटा, तो जाहिर सी बात इंडोनेशिया ने वापस उस पर कब्जा कर लिया। पर उस इलाके में सब क्रिश्चियन हो गए थे, तो सारी दुनिया की पावर ने, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलके उसको आज़ादी दिला दी। और आप देखें, एक ईस्ट तिमोर एक अलग हिस्सा हो गया, एक ईस्ट तिमोर एक अलग क्रिश्चियन कंट्री आपको नजर आएगा। क्या साहब यही वो यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, यही चीज वो यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। और चूंकि और उन्होंने ये भी बताया, शेख हसीना ने ये भी बताया कि साहब ये कुकी लैंड बनाना चाह रहे हैं। कुकी वही है जो मणिपुर में मेतेई से लड़ रहे हैं, कुकीज आर क्रिश्चियन। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ चिटागोंग हिल्स ट्रैक्ट है, बर्मा का जो वो एक हिस्सा है कुकी चिन करके वो, और मिजोरम और मणिपुर, ये सब मिला के ये एक इंडिपेंडेंट एक और क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि उन्होंने इंडोनेशिया में ईस्ट तिमोर बनाया। बड़ा फेमस बयान है उनका। तो इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त अमेरिकन दखलंदाजी नज़र आती है। ये हैं जिन्होंने जाके लगातार वहाँ के लोगों को समझाया कि आप साहब रिवोल्ट करें, हम आपके साथ खड़े हैं। समझाया तो उन्होंने राहुल गांधी को भी बहुत। बस बात ये कि बांग्लादेश और भारत में अंतर है। राहुल गांधी को भी जो डोनाल्ड लू हैं ये बुला के व्हाइट हाउस ले गए और बड़ा प्रमोट किया, और लगातार सरोस कह रहे थे हम $1 बिलियन खर्चा करेंगे, किया भी उन्होंने। तो हर्षमंदर जैसे लोग सब लगे हुए थे। लेकिन ये भारत है और बांग्लादेश है, एक अंतर है उनका। ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस कर के लूटपाट ही नहीं हुई है, नंगा नाच हुआ है, बेशर्मी हुई है। शेख हसीना के पोते की उम्र के लड़के अगर उनके अंतर्वस्त्र लहरा रहे हैं, वहाँ से उनके कपड़े, उनके तकिए, उनके गद्दे, उनकी बकरी, तमाम चीज़ें लूटी जा रही हैं, और रवीश जैसे बेशर्म लोग अगर उसको अपनी शक्ति का एहसास बता रहे हैं लोगों की, और इसको लूट मानने से इनकार कर रहे हैं। आप ये बताइए साहब, ये कौन से संस्कार ये लोग पल्लवित पोषित कर रहे हैं कि दादी की उम्र की लेडी, वो चाहे देश की प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, उनके अंतर वस्त्रों के साथ इस तरह का भोंडा प्रदर्शन, और उस पर आप जबान नहीं खोल रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, आप दूसरे राग आलाप कर रहे हैं। कैसा लगता है साहब आपको? और ये प्राइम टाइम पेश करते रहे हैं एक टीवी चैनल में, और इनको गलतफहमी है कि इनकी लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा है। आज विनेश को इन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि अपना नंबर देना, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा।
अब ये है कि साहब आप रवीश को छोड़ें, जो लोग कर रहे हैं यहाँ तक उनका सवाल है कि उन्होंने जानवर में, आपने कभी आज तक दुनिया की कोई घटना सुनी है कि लोग जू में घुस जाएं और जानवरों को मार के खाने लगे? शेख हसीना के बंगले में जो उनके यहाँ मछलियां थी वो निकाल लिए, उनके यहाँ खरगोश थे वो मार दिए। ये क्या पागलपन। और रही बात रवीश कुमार की, तो साहब वो हमेशा से गंदा है पर धंधा है उनका चल रहा है। ऐसा है कि उन्हें कोई मुगालता नहीं है ओंकार जी, कोई कंफ्यूजन रवीश में नहीं है। रवीश इंटेलिजेंट आदमी है, उनको मालूम है। आपको याद होगा कैसे जाकिर नाइक ने कहा था कि रवीश कुमार बहुत अच्छे आदमी लेकिन जाएंगे नर्क में भी, नर्क में जाएंगे क्योंकि अभी तक उन्होंने वो नहीं कराया, मतलब धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो मालूम रवीश को भी है। पर साहब करोड़ों रुपए कमा रहे हैं महीने के, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं तो ठीक है, सुरक्षित भी हैं और वो बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन उनकी ललकार पे जो लोग मर रहे हैं वो एक बात जान लें कि साहब हैं आप काफिर हैं, तो साहब या तो कलमा पढ़ लें या आंखें खोल लें, तीसरा विकल्प आपके पास नहीं। और हमारे यहाँ जो ख्वाब देख रहे हैं कि जैसा अभी बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, वैसे ही दृश्य ये लोग हिंदुस्तान में भी देखना चाहते हैं। चलिए साहब, दिल को खुश रखने को गालिबी ख्याल अच्छा है। और बाकी तो ख्वाब तो जमाने से अभी भारत सरकार या किसी भी सरकार ने ख्वाबों पे टैक्स नहीं लगाया है, देखते रहें। लेकिन बात उसकी नहीं है, वो बदतमीजी सरेआम एकदम जैसे खुलेआम धमकी दे रहे हैं सर। मोदी को मोती कह रहे हैं, तेरे साथ ऐसा होगा, लोक कल्याण मार्ग पे ऐसा होगा। हिम्मत देखें। तो हालांकि मैं आपको बताऊं ओंकार जी, बहुत ज्यादा नहीं है, गिन के 200-500 लोग खिलाफ कार्रवाई कीजिए, सब ठंडे हो जाएंगे, सब ठंडे हो जाएंगे। लेकिन ये भी है कि दूसरा भी एक व्यू है, लोग कहते हैं कि देखिए शेख हसीना ने सबके खिलाफ कार्रवाई की, धीरे धीरे देश ही उनके खिलाफ हो गया। ह्यूमन नेचर है वो, आपको लगने लगता है कि इंदिरा गांधी ने, आप देखें इमरजेंसी में क्या जाती नहीं, क्या जाती नहीं की साहब। 1,10,000 लोगों को जेल में डाल, लेकिन इंदिरा गांधी सिर्फ एक दिन के लिए जेल भेज दिया चौधरी चरण सिंह ने, फिर एक गिरफ्तारी करा दिया, जेल भी नहीं गई, फिर एक गिरफ्तारी करा दिया, इंदिरा गांधी वापस हीरो हो गई, वापस आ गई सत्ता में 1980 में। तो सब जनता का मिजाज है। नरेंद्र मोदी भी इस बात को समझते हैं और हर पॉलिटिशियन समझता है। मोरारजी देसाई इस बात को समझाते समझाते थक गए चरण सिंह को कि भैया इंदिरा को हथकड़ी मत लगवाओ। पर चूंकि चौधरी चरण सिंह के साथ जाती हुई थी इमरजेंसी में, वो बंद हुए थे, उनको एक खुन्नस थी, उन्होंने इंदिरा गांधी को हथकड़ी लगवा दी, इंदिरा गांधी वापस हीरो हो गए। तो ऐसे ही है साहब। आप एक चीज और आपके शो पे कह दूं चलते चलते कि मेरे पास डेटा कहीं था, अभी दिखा, शेख हसीना के 15 साल में 2009 से लेके 2024 तक बांग्लादेश, जो कि एक्सट्रीमली टोटली अनडेवलप्ड कंट्रीज में आता था, उस लिस्ट सूची से बाहर आ रहा है। और जो उनका टका था, पहले वहां पे भी पाकिस्तानी रुपया चलता था। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उन्होंने पाकिस्तानी रुपए को बंद करके अपने यहाँ बांग्लादेशी टका शुरू किया। उनका जो टका है आज पाकिस्तान की मुद्रा का 2.5 गुना ऐसा, और भारत के बाद पूरे साउथ एशिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी है सर। एक होती है जीडीपी, एक होती है जीडीपी पर कैपिटा, पर कैपिटा जीडीपी। कहते जीडीपी होती पूरे देश की जीडीपी होती है, पर कैपिटा होती यानी पॉपुलेशन के रेशियो में। पर कैपिटा जीडीपी उनकी भारत से बेहतर हो गई। तो साहब सड़कें बनवा दी, ब्रिजेस बनवा दिए, रेलवे चलवा दिए, हेल्थ में, एजुकेशन में, बच्चे लड़कियों की पढ़ाई में, सब जगह बड़ा विकास किया, बड़ा विकास किया। और फिर ये देख लीजिए आप, तो साहब एक मैसेज और भी यहाँ छुपा है कि साहब ये जो जो लोग सोचते हैं कि हमने विकास कर दिया और जनता हमको खुश होके हमको एकदम नवाज देगी, तो हमारे विकास पुरुष नरेंद्र मोदी को भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये विकास का हल सामने देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। चलते चलते एक विषय पर और चर्चा कर लें। विनेश फोगाट जैसे ही सेमीफाइनल में पहुंची तो उसके जीजा साहब ने ये ट्वीट किया, बजरंग पूनिया ने, विनेश फोगाट भारत की वो शेरनी
जिसने आज बैक टू बैक मैच में 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन को हराया। उसके बाद क्वार्टर फाइनल में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को हराया। मगर एक बात बताऊं, ये लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी। ये लड़की अपने देश में सड़कों पर घसीटी गई थी। ये लड़की दुनिया जीतने वाली है, मगर इस देश में सिस्टम से हार गई थी। इसी सिस्टम की बदौलत वो ओलंपिक खेल रही है साहब। इसी सिस्टम ने उसको वहाँ होटल में ठहराया है, उसकी ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था की थी। उसी सिस्टम ने इसको एयर टिकट दिया होगा, कोच दिए होंगे, तमाम जो एक खिलाड़ी के लिए ज़रूरी होता है और जो ओलंपियन है उसके लिए तो विशेष सुविधाएं और पैसा लुटाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से। इसके बावजूद गालियां दे रहे हैं आज ये। लुटाया नहीं जाता है ओंकार जी, लुटाया जा रहा है। इसी देश में हमारे धावकों के पास दौड़ने के लिए पैर में जूते नहीं होते थे। पान सिंह तोमर फिल्म देख लीजिए आप, पान सिंह की अपनी पूरी जीवनी पढ़ ली तो हमारे पास धावकों के पास दौड़ने के लिए जूते नहीं होते थे, हॉकी टीम के पास जूते नहीं होते थे। तो किसी जमाने में जो आपका बजट था ही नहीं खिलाड़ियों के लिए। आज भारत सरकार अरबों रुपए का बजट आपके लिए लेके आई है। प्रकाश पादुकोण आज भी भारत के सबसे सेलिब्रिटी प्लेयर्स में से एक है। अभी मैं कल उनका बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जिस तरह का पैसा इस बार भारत सरकार ने खिलाड़ियों पर लुटाया है, उसके बाद अगर कोई खिलाड़ी ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाया है तो उसको आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। सरकार इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो मतलब आज मैं देख रहा हूँ अब इसी को इश्यू बनाए हैं सारे, पवन खेड़ा से लेके आरफा खानम तक। आरफा ये खानम पूछ देखिए रही ना, कि ये आरफा देखिए क्या कह रही है। कमाल की विनेश, ये जीत संघर्ष की जीत है, हौसले की जीत है, हम सब की जीत है। विनेश को अब किस मुंह से फोन करेंगे सुप्रीम लीडर। और ये देखिए रवीश कुमार क्या लिख रहे हैं, जिस विनेश को मिलकर सब हराने में लगे थे, उस विनेश ने आज सभी को हरा दिया। तुम शानदार हो विनेश, तुम्हारा जलवा कायम रहे। बधाई। नंबर हो सके तो देना, फोन करूंगा। मतलब दो ये बातें क्या दो बातें क्या ओलंपिक जाने के लिए विनेश का चयन रवीश कुमार ने किया कि आरफा खान ने किया? विनेश को ओलंपिक भेजने का फैसला किसका था? विनेश का था, आरफा का था, आपका था, मेरा था, किसका था? और जो आरफा खानम शेरवानी पूछ रही हैं कि प्रधानमंत्री कैसे फोन करेंगे, तो मेरे एक मित्र है साकेत, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उन्होंने कहा कि जी, ऐसा है मैडम कि विनेश की ट्रेनिंग का खर्चा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया था, इसलिए इनको महामहिम उमर खालिद जेल से फोन करेंगे। फिलिस्तीन सरकार हमास पुलिस में इनको डीएसपी बनाएगी। तो आप देखिए बड़ा अच्छा व्यंग्यात्मक ट्वीट है इनका। सही है, सही है। उन्होंने कहा विनीश भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी और भारत के प्रधानमंत्री विनीश से उन भारतवासियों की तरफ से बात करेंगे जो नमक रोटी खाकर भी सरकार से खिलाड़ियों के पुरस्कार और ट्रेनिंग के खर्च पर सवाल पूछने आज तक नहीं आए। मतलब हद है ये, इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत कोई नहीं हो सकती है। और मैं तो इससे आगे का एक सवाल पूछना चाहता हूं अनुपम जी, अगर आप अंतरराष्ट्रीय लेवल के प्लेयर हैं और आपके साथ कोई ज्यादती हुई है, किसी ने आपका यौन शोषण किया है, तो आप जंतर मंतर पर जाकर के रायता फैलाएंगे या आप ओलंपिक संघ की जो भी आपकी पदाधिकारी है उससे जाकर के मिलेंगे, खेल मंत्री से जाकर के मिलेंगे या प्रधानमंत्री से जाकर के मिलेंगे, या आप मीडिया हाउसेस को और जो प्रधानमंत्री के खिलाफ राजनीति करते हैं उनको सामग्री उपलब्ध कराएंगे और मौका उपलब्ध कराएंगे? अप्रोच क्या थी इनकी? और अभी भी यही खेल चल रहा है। जैसे ही वो सेमीफाइनल में पहुंची, ये पूरा गैंग फिर शुरू हो गया।
देखिए साहब, अप्रोच क्या थी इसको इस तरह समझें कि आरोप किस पे लगा? आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे आरोप लगने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज, चलिए मुकदमा दर्ज हो गया, मान गया। अब मैं दर्शकों को बता दूं कि जब मुकदमा दर्ज होता है उसके बाद पुलिस के हाथ में दो चीजें होती हैं। या तो वो कोर्ट में जाती है और एक चार्जशीट फाइल करती है कि भाई ये फला फला आदमी के पास मुकदमा दर्ज था उसके खिलाफ और हमने इनको दोषी पाया। दूसरा ये है कि फाइनल रिपोर्ट लगाती है कि साहब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था, हमने इन्हें दोषी नहीं पाया। तो चाहे चार्जशीट हो और चाहे फाइनल रिपोर्ट हो, दोनों चीज जब कोर्ट में आईओ द्वारा फाइल होती है तो कोर्ट तय करती है कि उसको स्वीकार करेगी कि नहीं। उदाहरण के लिए कभी कभी आप फाइनल रिपोर्ट लगा देते हैं तो कोर्ट कहती नहीं दोबारा जांच कर लें साहब। कभी कभी आप चार्जशीट लगा देते हैं तो कोर्ट उसको भी नहीं स्वीकारती, कहती आप फर्जी चार्जशीट बना रहे हैं। भाजपा सरकार ने, भाजपा की पुलिस ने भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ मुकदमा ही नहीं दर्ज किया, जांच करके चार्जशीट लगाई। ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई, उनको क्लीन चिट नहीं दी गई। बिल्कुल। और विनेश फोगट को ओलंपिक भेजा गया, उनको टीम में शामिल किया गया। ये दोनों ही काम भाजपा ने किए। आप बस वो ये नहीं आपके सारे काम हो जाए, लेकिन आप कहते हैं साहब हम तो धरना करेंगे। आपने कहा हमने मामला वापस ले लिया, तुमने कहा हम तो फिर भी धरना करेंगे, अब माफी मंगवाएंगे आपसे, हम तो उस पर चढ़ाई करेंगे लाल किले पे। तो साहब बात सिर्फ इतनी है कि उनको किसी ना किसी तरह ये तमाशे करने हैं जो आंदोलन जीवी कहा था नरेंद्र मोदी साहब ने, तो वो आंदोलन जीविता चल रही है। उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है कि विनेश गई कि कौन गया है कौन नहीं गया। उनको अगर उन्नाव में, हाथरस में उनकी बात, उनका अगर राजनीतिक नैरेटिव चल रहा है तो वो जाके धरना दे के बैठ जाएंगे। और अगर अयोध्या में, भदरसा में उनका राजनीतिक नैरेटिव नहीं चल रहा है तो लड़की मरे जाए चूल्हे में, हमसे कोई मतलब नहीं। अगर गाजा पट्टी पे बयान देके उनका नैरेटिव चल रहा है तो रोज ट्वीट देके छाती पीटेंगे। अगर बांग्लादेश के बारे में बात करने से उनका नैरेटिव खराब हो रहा है तो चूल्हे में जाए मरे, हमसे कोई लेना देना नहीं। तो कुल मिला के सारी चीज इससे। लेकिन ये बेहद अफसोस की बात है, हिंदुओं के धर्म स्थल जलाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, उनके घरों पर अटैक हो रहे हैं, हिंदू औरतों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, पांचवी बार उनको मारा जा रहा है। और हमारे यहाँ का पूरा विपक्ष बेशर्मी के साथ चुप्पी साधे हुए है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सबके ट्विटर अकाउंट खंगाल करके देख लीजिए। अनुपम मिश्रा जी ने तो अभी शाम को इस पर एक ट्वीट भी किया था और इन्होंने लिखा था कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, तेजस्वी आदि ने बांग्लादेश को लेकर एक भी ट्वीट नहीं किया है। इन सबको पता है कि वहां फंसे हिंदुओं में सबसे बड़ी संख्या दलितों की है, पर मुस्लिम वोट ने सबके मुंह पर ताला लगा रखा है। अखिलेश ने तो अब तक मोईद खान को भदरसा में पार्टी के नगर अध्यक्ष पद से भी नहीं हटाया। प्रियंका गांधी हर हफ्ते गाजा पर हाहाकार मचाती है, पर बांग्लादेशी हिंदुओं की चीत्कार उन तक नहीं पहुंची। सिर्फ ममता बनर्जी और मायावती ने इस मौके पर केंद्र सरकार को अपना समर्थन घोषित किया है। बाकी लोगों को इतना भी कहने में डर लगता है। गजब राजनीति है अपने देश की। और मेरी टिप्पणी ये है कि ये वो लोग हैं जो इस देश पर शासन करना चाहते हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक आबादी है वो अगर पड़ोसी देशों में रह रही है तो और वहाँ उत्पीड़न हो रहा है किसी भी तरह का और वो भारत लौटना चाहते हैं, तो यही जमात मिलकर के CAA जैसे कानूनों का सड़कों पर विरोध करती है। सर मेरा तो ये कहना है कि पॉलिटिशियंस तो राजनीतिक हैं, राजनीति करें, राजनीति करेंगे, छोड़ें, हमसे उनसे क्या शिकवा करें, क्या शिकायत करें। रवीश कुमार जैसे पत्रकारों की रोजी रोटी है इस तरह की पॉलिटिक्स, इस तरह की रिपोर्टिंग करना, तो गंदा है पर धंधा है, उनसे भी क्या शिकायत करें।
लेकिन जो आम आदमी इसमें कूद पड़ रहा है, जो ऊटपटांग ट्वीट कर रहा है, ऊटपटांग बातें कर रहा है, यार अपनी आंखें खोलो। और फिर से कह रहा हूं, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, जनसंख्या ही प्रारब्ध है। इसको ध्यान रखें, पूरी दुनिया के इतिहास देखें, कलमा पढ़ने या आंखें खोलने, तीसरा विकल्प आपके पास नहीं है। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ओसीएन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए। और नमस्कार सर। थैंक यू सर।